नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस जीएस पेपर वन में जो सोसाइटी वाला हिस्सा है उसमें एक प्रश्न हम अध्ययन करेंगे जो कि यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी और पीसीएस दोनों सिलेबस सेम ही है इस मामले में, जीएस वन से लेकर के फोर तक। तो जीएस वन में जो 20 प्रश्न आता है यूपी पीसीएस में, उसमें से लगभग 6-7 प्रश्न आते हैं सोसाइटी से। एक प्रश्न का अध्ययन करते हैं जो सोसाइटी का है। दक्ष और किफ़ायती शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? 250 शब्दों में लिखना है। यही अगर क्वेश्चन आता है उसमें तो लॉन्ग में तो 200 शब्द में लिखना होता है लॉन्ग में, यूपीपीसीएस में। ऐसा प्रश्न तो जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है, लेकिन चलो वन में पूछा हुआ है तो भी करते हैं कि दक्ष यानी कि एफिशिएंट और किफ़ायती यानी अफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन अर्बन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना, ट्रांसपोर्ट अर्बन मास ट्रांसपोर्ट किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है? तो दक्ष और किफ़ायती शहरी सार्वजनिक परिवहन क्या होगा? इसमें मेट्रो आ जाएगा, बसेज आ जाएंगी खूब सारी, ई रिक्शा आजकल खूब है वो आ जाएगा। हम कह लें कि जो बाइक है, बाइक भी इसमें आ जाएगा। मतलब जो मतलब बुकिंग वाला जो बाइक होता है वो इसमें आ जाएगा। लेकिन सार्वजनिक परिवहन में हम बाइक का रूप ले सकते हैं इस समय। निजी बाइक है तो उसकी नहीं, या चलो बाइक को हटाए दें इस समय के लिए। ई रिक्शा हो गया, बस हो गया, मेट्रो, ये 3 मुख्य रूप से होगा। बुलेट ट्रेन की तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी इन 3 की हम बात कर सकते हैं। ट्रेन की भी बात कर सकते हैं, ट्रेन जो लोकल ट्रेनें होती हैं उसकी बात कर लें तो ये होंगे शहरी सार्वजनिक परिवहन। अगर ये दक्ष होगा, एफिशिएंट और किफ़ायती होगा, अफोर्डेबल, सस्ता होगा, तो इससे भारत का द्रुत आर्थिक विकास होगा। इस पे देखते हैं क्या बातें लिखा हुआ है। सदियों से देश भर में आर्थिक विकास को व्यक्तिगत परिवहन से जोड़ा जाता रहा है। इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। सदियों से देश भर में आर्थिक विकास को व्यक्तिगत परिवहन से जोड़ा जाता रहा है। इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। हालांकि मांग के साथ सुविधाजनक परिवहन अवसंरचना में तेजी नहीं आई है। भारत 2050 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है। अतः हमें सुविधाजनक परिवहन की मांग में तेजी से वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखता है, अर्थव्यवस्था बनने की सपना देखता है या इच्छा रखता है। इसमें हमें एक सुविधाजनक परिवहन की मांग में तेजी से वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। दक्ष और किफ़ायती शहरी सार्वजनिक परिवहन का महत्व। बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निजी वाहनों के भारी उपयोग से विकास धीमा हो सकता है। प्रभावी रूप से नियोजित परिवहन इस अवरोध को दूर कर सकता है और अधिक लोगों को उच्च घनत्व वाले विकास की धारा में लाकर समूह को सुदृढ़ कर सकता है। जब परिवहन सुधारों से नौकरियों, सेवाओं व गतिविधियों तक लोगों और व्यवसायों की पहुंच बढ़ती है, जब परिवहन सुधारों से नौकरियों, सेवाओं व गतिविधियों तक लोगों और व्यवसायों की पहुंच बढ़ती है, तो उत्पादकता में भी वृद्धि आती है। इसका एक अन्य आर्थिक लाभ रोजगार बाजार के लिए उपलब्ध कर्मचारियों का बड़ा समूह है। बहुआयामी सुविधा का निर्माण उन कंपनियों के लिए नए बाजार का मार्ग खोलता है जो अपनी व्यापार आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त परिवहन के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ
अवस्थितियों की तलाश कर रही हैं। दक्ष और किफ़ायती शहरी सार्वजनिक परिवहन के निर्माण की ओर सरकार ने किफ़ायती, दक्ष और सुलभ गतिशीलता प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों को तैयार किया है, जैसे राष्ट्रीय ट्रांजिट उन्मुखी विकास नीति 2017, हरित शहरी परिवहन योजना 2016, फेम, और ये ले लें पीएम गति शक्ति योजना 2022 में आई थी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इसके अलावा भारतमाला योजना कह लें। इन कदमों के अलावा मौजूदा सड़कों के कुशल उपयोग और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए विनियमन लागू किए जाने चाहिए। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवहन में नई तकनीकों को अपनाने से पूर्व पर्याप्त पारितंत्र लागू हो। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु शहरों को पहले पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करनी होगी। इसी दिशा में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के सभी चुने हुए 100 शहरों ने एनएमटी नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोत्साहन को अपने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में क्रमशः एक लक्ष्य के रूप में रखा है। आने वाले वर्षों में उभरते बाजार शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए भारत को महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों सहित भारतीय जनसंख्या के लिए सुरक्षित, पर्याप्त और समग्र अवसंरचना विकसित करने की आवश्यकता है। चलिए, एक प्रश्न है, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन? यानी देश के अलग अलग हिस्सों में क्या लघु भारत मीन्स क्या हुआ कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पे कई सारी भाषाएं बोलने वाले, कई सारे धर्म, जाति, प्रजाति, भाषावादी, मतलब भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। क्या वो सब किसी उसके अलग अलग पॉकेट हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ये पूरी विविधता देखी जाती है। जैसे दिल्ली हम लें, दिल्ली एक क्षेत्र है, वहाँ पे सभी जगहों से लोग आते हैं काम की तलाश में, बेहतर जिंदगी की चाह में। तो दिल्ली को हम एक लघु भारत कह सकते हैं। ऐसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ तक दक्षिण भारत ले तो वहाँ पर भी जैसे चेन्नई, कोयम्बटूर, यहाँ पर भी उत्तर भारत से, बिहार से कई सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ लघु भारत देखा जा सकता है। छठ पर्व जो है, जो बिहार का मेनली पर्व है और पूर्वी यूपी का, झारखंड का, वो दिल्ली में भी उतने ही उत्साह से मनाया जाता है, पूरे देश में उत्साह से मनाया जाता है। भारत के पास विश्व के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत विविधताएं हैं। इस सबसे पुरानी सभ्यता में जो लोग विभिन्न उद्देश्यों, चाहे वह पर्यटन, शिक्षा, लूट, शोषण या शासन करना रहा हो, के साथ यहाँ आए। भारत के पास इस विश्व के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत विविधताएं हैं। इस सबसे पुरानी सभ्यता में जो लोग विभिन्न उद्देश्यों से आए, चाहे पर्यटन, शिक्षा, लूट, शोषण, शासन, उनमें से प्रत्येक के पास अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को संचित रखने के लिए पर्याप्त समय तथा अनुभव रहा है। सदियों से भारत के विशाल संसाधन विदेशी शासकों और लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। छोटे शहरों के लोग रोजगार, शिक्षा आदि की तलाश में शहरी केंद्रों और महानगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं और वे अंततः वहीं बस जाते हैं। जब अपेक्षाकृत छोटे स्थानों के लोगों में इस तरह की विविधता एक साथ होती है तो यह एक सांस्कृतिक क्षेत्र बन जाता है।
यहाँ मूल विचार यह है कि इसमें एक बड़ी व अति महत्वपूर्ण संस्कृति के भीतर एक अन्य छोटी व भिन्न संस्कृति विकसित है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरीय क्षेत्रों या सूरत, कोच्चि, विशाखापत्तनम जैसे तटीय औद्योगिक केंद्र या अजमेर, वाराणसी जैसे धार्मिक केंद्रों आदि को भारत में ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्रों के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। तो खूब सारे उदाहरण भी पता रहे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरीय क्षेत्र, सूरत, कोच्चि, विशाखापत्तनम जैसे तटीय औद्योगिक केंद्र, अजमेर, वाराणसी जैसे धार्मिक केंद्रों आदि को भारत में ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्रों के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। महानगरीय क्षेत्र अपनी स्वयं की एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं और वे समय और स्थान के आधार पर विविध भी हैं। शहरी इलाकों में बहुमंजिला हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहां विविध लोग भोजन की आदतों, अलग अलग परंपराओं, स्वदेशी संस्कृति के आदान प्रदान के लिए एक ही भवन में निवास करते हैं और सभी त्योहारों को एक साथ मनाते हैं तथा बहुराष्ट्रीय संगठनों और कॉरपोरेट कार्यालयों दोनों ही सांस्कृतिक क्षेत्र के उदाहरण हैं जहां कर्मचारी देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षण संस्थान भी हमें समान परिदृश्य प्रदान करते हैं। राष्ट्र के हर कोने के विद्यार्थी एक साथ पाठ्यचर्या की गतिविधियों एवं महाविद्यालय के उत्सवों में भाग लेते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने वाले जीवन के प्रति विभिन्न मूल्यों एवं दृष्टिकोणों के साथ राष्ट्र भर में अनगिनत सांस्कृतिक क्षेत्र हैं और जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि भारत की संकल्पना के नींव में छोटे छोटे भारत मौजूद हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लें। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं? What are the continued challenges for women in India against time and space? भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या हैं? भारत में विश्व की कुल महिलाओं में से लगभग 1/6 महिलाएं निवास करती हैं। भारत में विश्व की कुल महिलाओं में से लगभग 1/6 महिलाएं निवास करती हैं। ठीक है। इनमें से कई महिलाओं ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व कला के क्षेत्रों में अपने लिए व राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हालांकि इसके बावजूद भारत की महिलाएं सामाजिक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं। भारतीय महिलाओं के समक्ष चुनौतियां पितृसत्तात्मक आधिपत्य से उत्पन्न होती हैं जो भारतीय समाज में प्रचलित हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव इस हद तक सामान्य प्रतीत होते हैं कि न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी उस धारणा की समर्थक व दोषी बन जाती हैं। यह विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है, जैसे महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या के रूप में गर्भ से ही शुरू हो जाती हैं, जिसे 2011 की जनगणना के अनुसार अपर्याप्त बाल लिंगानुपात 919/1000 ये बाल लिंगानुपात है के रूप में देखा जा सकता है। और हरियाणा, पंजाब में तो हाल और बुरा है। महिलाएं गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र से सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं। यह शिक्षा प्राप्ति और प्रजनन के अधिकारों की कमी से बढ़ता है। परिवार की देखभाल और बच्चे के पालन का प्राथमिक दायित्व आज भी महिलाओं पर ही है। इसमें अवैतनिक कार्य जैसे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल तथा घरेलू कार्य शामिल हैं। पारिवारिक दबावों के कारण कई महिलाओं को ऑफिस कार्य को त्यागना पड़ता है। शिक्षा के बढ़ते स्तर और प्रजनन दर में कमी के बावजूद
वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी दर 23.7% है। तो अभी करंट का देख सकते हैं यहाँ पे कि महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है। महिलाओं को या तो विनम्र गृहिणी के रूप में या उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पाद खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए लैंगिक प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता है कि अर्धनग्न वस्त्र पहन करके बैठा देते हैं 100 पीस के रूप में कि इसी बहाने ग्राहक आए। महिलाओं को केवल पिंक कॉलर नौकरियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जैसे शिक्षक, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, आया आदि, जो महिलाओं के लिए रूढ़िगत कार्य हो गए हैं। भारत में महिलाओं को रूढ़ियों, मीडिया से संबंधित मुद्दों, अनौपचारिक सीमाओं जैसे कृत्रिम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपने संगठन में प्रबंधन स्तर पदों पर नियुक्त होने से रोकती हैं। ये बाधाएं पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ते वेतन विभेदन में भी प्रतिबिंबित होता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विभिन्न मामलों पर #MeToo आंदोलन ने प्रकाश डाला। हालांकि गतिहीन न्यायिक प्रणाली के परिणामस्वरूप इन महिलाओं को न्याय नहीं दिया जा सका। वर्तमान में भारतीय संसद में 11-12% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, वहीं राज्य विधानसभा में भी यह केवल 9-10% ही है। यद्यपि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया है, हालांकि प्रतिनिधित्व और भागीदारी के मध्य व्याप्त द्वंद्वात्मक सरपंच पति के प्रभाव में परिलक्षित होती है। आगे की राह भारतीय समाज को बेहतर कानूनों से अधिक इन कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। सरकार को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। अधिक से अधिक महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। सकारात्मक कार्यवाही। व्यभिचार और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने महिलाओं की यौन स्वायत्तता के अधिकार की पुष्टि की है। हालांकि महिलाओं के प्रति लिंग भेद से जुड़े कलंक से स्वयं को अलग करना समाज का एक बड़ा दायित्व है। महिलाओं के मुद्दे एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। इसलिए इसे समाज द्वारा भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती हैं, तो वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल इस दिशा में एक सही कदम है। तो वही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।